जी बच्चों, आज हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट्स का जो भी मेटाबॉलिज्म था, जितने भी इसकी पॉसिबिलिटीज थी ग्लूकोज की, कि वो सेल के अंदर किस तरह से मेटाबोलाइज होकर किन किन प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो सकती है, उन सबको हम डिस्कस कर चुके हैं वन बाय वन। आज का जो लेक्चर है उसमें से हमने नाइट्रोजन एसिमिलेशन जो है प्लांट्स के अंदर, इसको प्रॉपर्ली स्टार्ट करना है। ठीक है, सो नाइट्रोजन एसिमिलेशन प्लांट्स के अंदर किस तरह से होती है। सबसे पहले तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि नाइट्रोजन एक्चुअली जरूरी क्यों है फॉर बायोलॉजिकल सिस्टम। और नाइट्रोजन की अगर हम बात करें तो डायटोमिक फॉर्म में ये नाइट्रोजनस गैस 79% एटमॉस्फेयर में अवेलेबल है। ठीक है, इतनी अबंडेंट क्वांटिटी में आपके पास ये गैस एटमॉस्फेयर में अवेलेबल है, बट स्टिल वी कैन नॉट यूज दिस नाइट्रोजन। इसकी इस डायटोमिक फॉर्म में हम इसको यूज नहीं कर सकते, और उसके लिए वी आर डिपेंडेंट ऑन द एक्टिविटी ऑफ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज। सो ऐसा क्यों है, ये चीज याद रखिएगा कि अगर हम एनिमल सिस्टम्स की बात करते हैं या ह्यूमंस की बात करते हैं, तो हमारी बॉडी के अंदर भी नाइट्रोजन इम्पॉर्टेंट है, एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है, बिकॉज प्रोटीन्स के अंदर ये एक एसेंशियल कंपोनेंट है। डीएनए के अंदर आपको ये नजर आता है, जहाँ पे जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं उनके अंदर इसकी सिग्निफिकेंट क्वांटिटी है। ठीक है, इसके अलावा आपके पास जो अनकॉमन बेसिस हैं, अनकॉमन अमाइनो एसिड्स या डिफरेंट और कंपोनेंट्स हैं बायोलॉजिकल सिस्टम के, उनके अंदर कहीं ना कहीं आपको नाइट्रोजन नजर आती है। इट मीन्स कि विदाउट नाइट्रोजन हमारे जो बायोलॉजिकल सिस्टम है उनका एक इंटैक्ट स्ट्रक्चर नहीं बन सकता है। नाउ इस नाइट्रोजन को बायोलॉजिकल सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स पूरी करने के लिए एटमॉस्फेयर से नहीं लिया जा सकता। ये चीज आप लोगों ने याद रखनी है, इसे माइंड में रखना है। जब हम इंस्पायरेशन का प्रोसेस करते हैं, यानी एटमॉस्फेयर से एयर को इनहेल करते हैं, उसमें जितनी नाइट्रोजन होती है ये एक्चुअली इनर्ट है, लंग्स इसको एब्सॉर्ब नहीं कर सकते। यानी जितनी परसेंटेज आपके पास, फॉर एग्जांपल एक स्पेसिफिक आपने जो कंपोजिशन है उसमें, मैं ऐसे कहती हूँ कि 25% नाइट्रोजन थी आपकी उस एयर के अंदर जो आपने इंस्पायर की, तो ड्यूरिंग इंस्पायरेशन जितनी अमाउंट नाइट्रोजन की आप इनहेल करते हो, एग्जैक्टली उतनी अमाउंट एक्सपायरेशन के प्रोसेस के दौरान एक्सहेल हो जाती है। और ऐसा क्यों है, बिकॉज लंग्स जो है वो इस डाई एटॉमिक फॉर्म में नाइट्रोजन को एब्सॉर्ब नहीं कर सकते। बायोलॉजिकल सिस्टम इस डाई एटॉमिक फॉर्म में इस नाइट्रोजन को रिस्पॉन्ड नहीं करते, बिकॉज इट इज हाईली इनर्ट। ये ना सिर्फ आपके पास जो है वो एनिमल सिस्टम के अंदर आपको नजर आएगा, बल्कि प्लांट्स के अंदर भी आपके पास कुछ इसी किस्म का सिनेरियो है कि वहां पे ये जो डायटोमिक फॉर्म में नाइट्रोजन है इसको अब्सॉर्ब नहीं किया जा सकता, इसको यूटिलाइज नहीं किया जा सकता। सो दिस इज द रीजन कि हम डिपेंडेंट हैं ऑन द एक्टिविटी ऑफ सर्टेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सर्टेन स्पीशीज, जो कि इस नाइट्रोजन को क्या कर सकते हैं, फिक्स कर सकते हैं। और जब मैं नाइट्रोजन फिक्सेशन की बात करूं तो इट मींस कि इस ड्राई एटॉमिक फॉर्म में नाइट्रोजन को किसी ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट करना जिसे बायोलॉजिकल सिस्टम्स एब्सॉर्ब कर सके, यूटिलाइज कर सके, जो कि आपके पास नाइट्रेट्स, नाइट्राइट या अमोनिया हो सकता है। ठीक है, सो ये आपके पास नाइट्रोजन को रिड्यूस करते हैं उन फॉर्म्स के अंदर जिन फॉर्म के अंदर बायोलॉजिकल सिस्टम इनको यूज कर सकते हैं। और ये काम कौन करता है, नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिजम्स, वो कोई से भी ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं। सो स्टार्ट हम करेंगे कि नॉर्मली नाइट्रोजन की रिडक्शन का जो सिंथेटिक एक प्रोसेस है, अभी मैंने कहा ना कि नाइट्रोजन को रिड्यूस किया जाता है और उसे अमोनिया नाइट्राइट या नाइट्रेट में कन्वर्ट करके यूटिलाइज किया जा सकता है। सो ऐसा एक प्रोसेस हमारे पास कमर्शियली भी अवेलेबल है, जिसमें नाइट्रोजन जो है डाइएटॉमिक फॉर्म में इसको रिड्यूस करके अमोनिया में कन्वर्ट किया जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हैबर्स प्रोसेस, जिसके अंदर आपकी नाइट्रोजन रिएक्ट करती है हाइड्रोजन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन कैटलिस्ट, आयरन और निकल, और
हाई टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशंस के अंदर इंडस्ट्रियल लेवल पे आपकी नाइट्रोजन को रिड्यूस कर दिया जाता है, किसमें, अमोनिया में। ठीक है, इस केस में ये चीज याद रखिएगा कि आपको ये हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर और जो कैटलिस्ट की रिक्वायरमेंट्स हैं वो इसलिए जरूरी थी बिकॉज इनके बगैर आपकी जो नाइट्रोजन का ट्रिपल बॉन्ड है, नाइट्रोजन की जो डाई एटॉमिक फॉर्म है उसमें नाइट्रोजन के दो एटम्स के दरमियान भी है ट्रिपल बॉन्ड, उसको ब्रेक नहीं किया जा सकता। यानी ये जो प्रोसेस है, जिस प्रोसेस के दौरान आपका जो नाइट्रोजन है डाई एटॉमिक फॉर्म में, उसको आपने कन्वर्ट करना है किसमें, अमोनिया में। दिस प्रोसेस इज एसोसिएटेड विद हाई एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर। ठीक है, ये आपको एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर इसे क्रॉस करना पड़ता है अगर आपको नाइट्रोजन की डाई एटॉमिक फॉर्म को अमोनिया में कन्वर्ट करना है। सो ऑब्वियसली उसके लिए आपको टेम्परेचर चाहिए होगा, उसके लिए आपको टेम्परेचर बढ़ाने से मॉलिक्यूल्स जो हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, उनके अंदर एनर्जी कंटेंट ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से टू सम हो इस एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर को क्रॉस करना उनके लिए प्रीवियस केस के कंपैरिजन में इजी होता है। ठीक है, सो इंडस्ट्रियली तो हम हाई प्रेशर प्रोवाइड कर सकते हैं, टेम्परेचर प्रोवाइड कर सकते हैं, इस प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस बना सकते हैं कोई सी भी कंडीशंस देके। बट बायोलॉजिकल सिस्टम जो कि एक नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर के ऊपर एक्ट करते हैं, वहां पे टेम्परेचर नहीं बढ़ाया जा सकता नाइट्रोजन को रिड्यूस करने के लिए, वहां पे प्रेशर की कंडीशंस, वहां पे बाकी जो सिंथेटिक या कमर्शियल लेवल पे हम सेटिस्फाई कर सकते हैं इस प्रोसेस की नीड्स, वो बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर पॉसिबल नहीं है। सो बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर नाइट्रोजन को अमोनिया में रिड्यूस करने का आपके पास सिर्फ एक ही तरीका है और वो है इंजाइम्स। बिकॉज वी नो कि इंजाइम्स ऐसी स्पीशीज हैं जो कि इस एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर को क्या कर सकती हैं, रिड्यूस कर सकती हैं। सो देयर आर सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर इंजाइम्स प्रेजेंट हैं जो इस नाइट्रोजन को क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं अमोनिया में, बिकॉज दीज एंजाइम्स आर स्पेशलाइज्ड कि ये उस एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर को रिड्यूस करके नाइट्रोजन की अमोनिया में कन्वर्जन को ज्यादा स्पीड अप कर देते हैं। ठीक है, सो अगर आपसे पूछा जाए कि नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए हम नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज के ऊपर क्यों डिपेंडेंट हैं, तो आप इस तरह से जस्टिफाई कर सकते हैं। जैसे प्रीवियस केस में आपने बताया कि नाइट्रोजन जो है जरूरी है, नाइट्रोजन को रिड्यूस करके फिर बायोलॉजिकल सिस्टम्स यूज कर सकते हैं। फिर आपने बताया कि सिंथेटिकली जो रिडक्शन होती है उसमें ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ती हैं, बट इन द केस ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम्स कंडीशंस को सेटिस्फाई करना जो है वो पॉसिबल नहीं है। सो वी आर डिपेंडेंट ऑन एक्टिविटी ऑफ एंजाइम्स, नाइट्रोजन रिडक्टेज, जो कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर अवेलेबल है, दैट्स व्हाई हम उन पे डिपेंडेंट है फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन या अपने नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट्स को सेटिस्फाई करने के लिए। इज इट क्लियर? यस मैम। ओके, यस सो अब हम सेकंड पॉइंट की तरफ आ रहे हैं जिसमें हम कह रहे हैं कि देयर आर सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या बैक्टीरियाज व्हिच कैन कन्वर्ट नाइट्रोजन इनटू अमोनिया। ठीक है, सो हम उन बैक्टीरियाज को देखते हैं, उन ऑर्गेनिजम्स को देखते हैं जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकते हैं। और ये आपके पास साइनोबैक्टीरियाज हो सकते हैं, बैक्टीरियाज हो सकते हैं जिनके पास एबिलिटी है कि ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन से अमोनिया बना सकते हैं। और नेचर में बहुत से ऐसे बैक्टीरियाज प्लांट्स के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप डेवलप करके उनके अंदर कुछ खास किस्म के स्ट्रक्चर्स बना के वहां पे रहते हैं जहाँ पे ये प्लांट से जो है वो ऑर्गेनिक फूड लेते हैं और इन रिटर्न उसे जो नाइट्रोजन वो फिक्स कर रहे होते हैं वो सप्लाई कर देते हैं। सो एक तरह का जो सिम्बायोसिस गिव एंड टेक रिलेशनशिप है वो प्लांट्स और इन बैक्टीरियाज के दरमियान बनता है, जिसकी वजह से प्लांट्स अपनी नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट्स को क्या करते हैं, पूरा करते हैं। एनिमल सिस्टम्स की अगर बात करें तो एनिमल सिस्टम्स इसके लिए डिपेंडेंट हैं दूसरे एनिमल्स के ऊपर। जैसे वहां से वो मीट कंज्यूम करते हैं अगर, तो कुछ हद तक नाइट्रोजन वहां से भी आ सकता है बिकॉज प्रोटीन्स हैं, अमाइनो एसिड्स हैं, ऑब्वियसली इनमें नाइट्रोजन है, एंड दे आर फर्दर डिपेंडेंट अपॉन प्लांट्स
जो कि प्रोड्यूस करते हैं नाइट्रेट्स या रिड्यूस फॉर्म में अमोनिया। सो ये अपनी डाइट के थ्रू इन डेफिशिएंसीज को क्या करते हैं, पूरा करते हैं। ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्यों है प्लांट्स और बैक्टीरियाज के दरमियान, ये भी पिछली जो रीजन हमने बताई है वहां से आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। अब उन बैक्टीरियाज को, उन फैमिलीज ऑफ बैक्टीरियाज को जो कि नाइट्रोजन को फिक्स कर सकते हैं, उनमें से कुछ एग्जांपल आप लोगों के सामने है, जैसे कि राइजोबियम स्पीशीज से बिलोंग करने वाले बैक्टीरियाज, ब्रेडी राइजोबियम, ये आपके पास सेकंड कैटेगरी है। एजो राइबोस राइजोबियम आपके पास है, ब्रेडी राइजोबियम है, और एजोराइजोबियम आपके पास। ये ऐसे बैक्टीरियाज हैं जो कि प्लांट्स को नाइट्रोजन फिक्स करके देते हैं, या ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप डेवलप कर सकते हैं प्लांट्स के साथ। अब नॉर्मली एक प्लांट के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप डेवलप करते हुए ये बैक्टीरियाज प्लांट्स की रूट्स के अंदर कुछ खास किस्म के स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, जिन्हें हम कहते हैं नोड्यूल्स। ठीक है, नॉट की तरह के स्ट्रक्चर जिस तरह से आपको वहां पे नजर आएंगे, इनको हम कहते हैं कि दीज आर दी नोड्यूल्स, जहां पे ये बैक्टीरियाज रहते हैं। और मोस्टली ये किन प्लांट्स को टारगेट करते हैं, ल्यूगियोम प्लांट्स को। और वहां पे जाके उनकी रूट्स के अंदर नोड्यूल्स की फॉर्मेशन करते हैं पहले, और उसके बाद यहाँ पे ये बैक्टीरियाज रहेंगे, प्लांट से फूड लेंगे और उसको नाइट्रोजन फिक्स करके प्रोवाइड करते जाएंगे। ठीक है, सो बैक्टीरियाज एक खास किस्म के रिजाइडिंग स्ट्रक्चर्स बनाते हैं जहां पे वो रहेंगे, और जहां पे रहते हुए वो अपना ये टास्क कंप्लीट करेंगे, विच इज फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन या रिडक्शन ऑफ नाइट्रोजन टू द अमोनिया। यहाँ तक सबको क्लियर है? Yes, ma'am. ओके, Yes, ma'am. सो नेक्स्ट हम ये देखने लगे हैं कि एक्चुअली ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनता किस तरह से है। यानी बैक्टीरियाज को कैसे पता चलता है कि इस केस में मुझे इस प्लांट के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप डेवलप करना है, और प्लांट उसे कैसे अलाउ करता है कि वो उसके रूट्स के अंदर आके स्पेसिफिक टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स बनाए और वहां पर रिजाइड करते हुए ये काम कंप्लीट करें। सो एक्चुअली ये आपके पास जो है ये टू वे प्रोसेस है, या इसको हम कह सकते हैं कि ये एक कंट्रोल्ड इन्फेक्शन है। यानी प्लांट्स खुद अपने आप को इन्फेक्ट करते हैं, प्लांट्स खुद कुछ ऐसे सिग्नल्स रिलीज करते हैं जिसके बाद उनके रूट्स के अंदर नोड्यूल्स बनते हैं और वहां पे बैक्टीरियाज रहते हैं। इसे कंट्रोल्ड इन्फेक्शन इसलिए कहा जाता है बिकॉज इसको इनिशिएट करने वाला फैक्टर एक्चुअली, या इनिशिएट करना प्लांट के अपने कंट्रोल में है। यहाँ पे हम 3 to 4 स्टेप्स के थ्रू ये अंडरस्टैंड करेंगे कि हाउ प्लांट्स इन्फेक्ट देमसेल्व्स, वो बैक्टीरिया को किस तरह से अलाउ करते हैं कि वो उनके अंदर रूट्स में आके ग्रो करें, या वहां पे आके जो है वो नोड्यूल्स बना के वहां पे रिसाइड करें। सबसे पहली चीज जो आपने माइंड में रखनी है कि इस टाइम पे नाइट्रोजन की जरूरत किसको है, प्लांट को है। होस्ट तो डेफिनेटली सिग्नल भी ये रिलीज करेगा। देयर आर सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, जिनके बारे में हम कहते हैं कि प्लांट के डायरेक्ट उसके लिए ग्रोथ के लिए इनकी जरूरत नहीं होती। प्लांट को कुछ एडिशनल ये जो है वो प्रोवाइड करते हैं फीचर्स। उनमें से एक आपके पास है फ्लेवोनॉइड्स। इनडायरेक्टली ये प्लांट की ग्रोथ को इफेक्ट कर रहे होते हैं। जैसे इस केस में मैं प्रोसेस यहाँ से स्टार्ट करती हूँ कि जिस टाइम पे जिस जिस प्लांट को नाइट्रोजन की जरूरत है, वो नाइट्रोजन को फिक्स करवाना चाहता है, वो कुछ खास किस्म के फ्लेवोनॉइड्स को पहले रिलीज करता है सॉइल के अंदर। ठीक है, ये पहला स्टेप है। अगर हम यहाँ पे साथ साथ इसको देखते भी जाएं तो स्टेप नंबर 1 में आपके प्लांट ने सॉइल के अंदर कुछ फ्लेवोनॉइड्स को रिलीज किया। ये आपका प्लांट था जो कि इस सॉइल के अंदर ग्रो कर रहा था, और जिस टाइम पे इसे नाइट्रोजन की जरूरत थी, इसने कुछ खास किस्म के फ्लेवोनॉइड्स को सॉइल में रिलीज किया। अब ये फ्लेवोनॉइड्स उसी सॉइल सैंपल के अंदर आपके पास कुछ बैक्टीरियाज भी थे, उनको हम
इस तरह से रिप्रेजेंट कर लेते हैं कि फॉर एग्जांपल ये आपके पास बैक्टीरिया, जिसने नाइट्रोजन को क्या करना है, फिक्स करना है, ये उसी सॉइल सैंपल के अंदर प्रेजेंट है। उस बैक्टीरिया के अंदर प्लाज्मिड, और प्लाज्मिड के अंदर आपको डिफरेंट जीन्स नजर आ रहे हैं। सो ये जो फ्लेवोनॉइड्स हैं, ये फ्लेवोनॉइड्स जाके इन जीन में से एक प्रोडक्ट ऑलरेडी अवेलेबल होती है विच इज डी, प्रोटीन डी। ये मैं अभी आप लोगों को बताती हूँ कि एक्चुअली ये कौन कौन सी जीन्स हैं। यहाँ पे इस बैक्टीरिया के अंदर एक प्लाज्मिड था, और प्लाज्मिड के बारे में आपको पता है कि ये सर्कुलर डीएनए होता है और जिसमें कुछ जीन्स प्रेजेंट होती हैं जो कि बैक्टीरिया को कुछ खास किस्म की फीचर्स जो हैं वो देती हैं। तो यहाँ पे एक जीन थी, दूसरी जीन, तीसरी जीन, सो मल्टीपल जीन्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं। और इन जीन से आपके पास, इनको अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पे दिखा दूं, तो आपके पास फॉर एग्जांपल ये पोर्शन इनकोड कर रहा था जीन सी को, प्रोटीन सी को। ये डीएनए है ना प्लाज्मिड, तो यहाँ पे जीन और ये जो प्रोटीन बनाएगा वो फर्दर इसी लेटर से मैं उसको अब्रीविएट करूंगी। इसकी प्रोडक्ट प्रोटीन ए होगी, प्रोटीन बी, प्रोटीन सी, एंड देन वी हैव प्रोटीन ई, प्रोटीन एफ एंड प्रोटीन डी। आप में से मेरे ख्याल से कुछ बच्चों ने मॉलिक्यूलर पढ़ ली होगी, कुछ बच्चे पढ़ रहे होंगे, वहां पे आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट मिला होगा कि बैक्टीरिया के अंदर जो मोस्टली जीन्स हैं वो ओपेरॉन्स की फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं, या फिर समटाइम्स आपकी किसी एक जीन की जो प्रोडक्ट है, इट कैन एक्ट एज एक्टिवेटर या सुप्रेशन या हाउस कीपिंग जीन्स का आप लोगों ने नेम सुना होगा कि कुछ जीन्स ऐसी होती हैं जो कि ऑल टाइम एक्सप्रेस्ड होती हैं। देयर आर सम जीन्स जिनको किसी एक्टिवेटर या सुप्रेसर की जरूरत पड़ती है। सो इस प्लाज्मिड के ऊपर ये जो डिफरेंट जीन्स हैं उसमें से जीन डी इज अ हाउस कीपिंग जीन, यानी ये हमेशा इसकी प्रोटीन प्रोडक्ट बनती रहेगी, और बाकी जो जीन्स हैं उनकी प्रोटीन इस प्लांट की, सॉरी इस बैक्टीरिया की जो है वो कंडीशंस पे डिपेंड करता है। किसी केस में बनेगी, किसी केस में नहीं बनेगी, लेकिन हमेशा याद रखिएगा कि बैक्टीरिया में एक प्रोटीन तो हमेशा प्रेजेंट होगी इस प्लाज्मिड की, और वो कौन सी होगी, प्रोटीन डी। ये सबको समझ में आ गया मैं क्या बताना चाह रही हूँ? यस जी बच्चों। यस मैम। यस ओके, मैम। यस। सो अभी पहले स्टेप के अंदर आपने देखा कि प्लांट्स ने फ्लेवोनॉइड्स रिलीज किए, और दूसरे स्टेप में मैंने सिर्फ ये बताया कि बैक्टीरिया है उसके अंदर प्लाज्मिड में डिफरेंट जीन्स हैं, और एक जीन की प्रोटीन डी हमेशा इस बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होगी। सेकेंड स्टेप में क्या होता है कि आपके जो फ्लेवोनॉइड्स यहाँ पे प्लांट ने रिलीज किए हैं, उन फ्लेवोनॉइड्स का काम है कि वो जाके प्रोटीन डी को सिग्नल देते हैं, प्रोटीन डी उन फ्लेवोनॉइड्स को रिकॉग्नाइज करता है। ठीक है, पहले जब फ्लेवोनॉइड्स नहीं थे तो प्रोटीन डी वैसे ही पड़ा हुआ था, लेकिन अब इस सिनेरियो में जब प्लांट ने फ्लेवोनॉइड्स को रिलीज किया है तो ये प्रोटीन डी को जाके एक्टिव करेगा, एंड प्रोटीन डी इस केस में फ्लेवोनॉइड्स की प्रेजेंस में बाकी सारी प्रोटीन्स के एक्सप्रेशन को इनहांस कर देगा। सो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि प्रोटीन डी ने इस प्लाज्मिड को इंड्यूस किया, जिसके बाद आपके पास इस प्लाज्मिड ने सारी जीन्स को एक्सप्रेस करके नोड फैक्टर बना दिया। ठीक है, इस प्लाज्मिड की पूरी जीन की जो आपके पास प्रोटीन प्रोडक्ट आती है उसको हम कहते हैं नोड फैक्टर, बिकॉज एक्चुअली दिस प्रोटीन, ये जो मल्टी प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है आपके पास, ये नोड्यूल फॉर्मेशन जाके स्टार्ट करता है। दोबारा इस पॉइंट को देखें कि आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल फ्लेवोनॉइड्स प्लांट ने रिलीज किए, सेकेंड स्टेप में ये फ्लेवोनॉइड्स जाके इस प्रोटीन डी को इंड्यूस करेंगे, इन थर्ड स्टेप आपके पास प्रोटीन डी विल इंड्यूस दिस प्लाज्मिड, और ये प्लाज्मिड अपनी सारी प्रोटीन्स बनाना शुरू कर देगा, जिसमें इस तरह से आपके पास ये सारे सब यूनिट्स होंगे, ए बी डी सी एंड एफ, और इस प्रोटीन को हम कहते हैं नोड फैक्टर। स्टेप नंबर 3 में हमारे पास नोड फैक्टर एक्सप्रेशन हो चुका है, और इसे बनाया किसने है,
बैक्टीरिया ने, लेकिन बैक्टीरिया को इंड्यूस किसने किया है? फ्लेवोनॉइड्स ने। सो प्लांट्स के फ्लेवोनॉइड्स इसकी डी प्रोटीन को एक्टिवेट करेंगे, डी प्रोटीन इसको इंड्यूस करेगी कि ये नोड फैक्टर बनाए, और एक दफा नोड फैक्टर बन जाएगा तो ये नोड फैक्टर अब सॉइल में रिलीज हो जाएगा। बैक्टीरिया ने इसे बनाया, सॉइल में रिलीज किया, एंड देन जब ये सॉइल में रिलीज होगा तो बिकॉज यहाँ पे रूट्स हैं जहां पे जाके ये एक्ट कर सकता है और नोड्यूल्स फॉर्मेशन करना शुरू कर देगा। सो अब जैसे ही प्लांट की रूट्स के अंदर नोड्यूल्स बनेंगे, ये बैक्टीरिया यहाँ पे जाके अकोमोडेट होना शुरू हो जाएंगे, इन नोड्यूल्स को ऑक्यूपाई कर लेंगे। सो इसलिए इस प्रोसेस को हम कंट्रोल्ड इन्फेक्शन कहते हैं, बिकॉज कुछ स्पेसिफिक सिग्नल्स जिनको प्लांट ने रिलीज कराया था, उन सिग्नल्स के रिस्पॉन्स में आपके पास प्लांट के अंदर ये नोड्यूल्स बने हैं। इनको बनाने वाला एक्चुअली प्लांट खुद था। ये सबको समझ आ गया? Yes, जी ma'am. मैम। Okay. सो इन स्टेप्स को हम दोबारा से एक दफा यहाँ से समराइज करते हैं, ताकि अगर कोई कंफ्यूजन है या कोई पॉइंट रह गया तो उसको क्लियर किया जाए। The first one is कि in response to the plant signals, rhizobia यानी ये जो बैक्टीरिया है ये नोड फैक्टर्स रिलीज करते हैं, और ये जो नोड फैक्टर्स हैं दीज आर स्पीशीज स्पेसिफिक, यानी हर बैक्टीरिया के अपने नोड फैक्टर्स होते हैं, जिसकी वजह से वो कुछ डिफरेंट मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस के जो नोड्स हैं वो प्लांट की रूट्स के अंदर उनको प्रोड्यूस करते हैं। अब ये नोड फैक्टर्स क्या करते हैं? दे बाइंड विद स्पेसिफिक रिसेप्टर काइनेसिस, यानी ये जो नोड फैक्टर्स है ना, जब आके रूट्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो प्लांट के रूट्स के अंदर कुछ जो रूट सेल्स के अंदर प्रेजेंट रिसेप्टर काइनेसिस हैं उनको एक्टिवेट करते हैं, जिसकी वजह से वो सेल्स को फोर्स करते हैं कि वो नोड्यूलेशन के लिए रेडी हो जाए। ठीक है, उसके बाद आपके जो राइजोबियास हैं, जो बैक्टीरियाज हैं, वो रूट हेयर के थ्रू एंटर होना शुरू होते हैं। जैसे आपके पास यहाँ पे जो है वो एक स्ट्रक्चर दिखाया जा रहा है कि ये आपके पास एक रूट हेयर है, और राइजोबियास जो है वो रूट हेयर के पाथ को फॉलो करते करते अल्टीमेटली रूट सेल्स तक जाते हैं, और यहाँ पे जाके इसको देखिएगा बच्चों कि रूट हेयर में आपके पास एक एम्प्टी सा स्ट्रक्चर है जिसे हम कैनाल कहते हैं, जहां से गुजर के ये राइजोबियास जो हैं ये सेल्स तक जा रहे हैं, इस पाथ तक। ठीक है, अब इस सेल को क्रॉस करते करते जब ये यहाँ पे पहुंचे यहाँ तक, तो इस सेल की आउटर पोर्शन में जो मेम्ब्रेन थी वो इन बैक्टीरियाज को क्या करती है? इनक्लोज करती है, और वेसिकल्स की फॉर्म में इसको सेल्स के अंदर इनगल्फ कर लेती है, जिसे हम कहते हैं एंडोसाइटोसिस। ठीक है, सो सबसे पहले प्लांट ने सिग्नल रिलीज किए, राइजोबियास जो है वो उन्होंने नोड फैक्टर्स बनाए, नोड फैक्टर्स बनाने के बाद वो रूट हेयर्स के थ्रू यहाँ पे प्लांट की रूट सेल्स तक आए, और इस ये जो रूट हेयर में आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है ना, जिसमें राइजोबियास यहाँ से एक पूरी लाइन की फॉर्म में जा रहे हैं, इसको हम कहते हैं इन्फेक्शन थ्रेड। ठीक है, बिकॉज एक थ्रेड की तरह का स्ट्रक्चर है जिसमें आपके पास डिफरेंट इन्फेक्शन कॉजिंग जो स्पीशीज हैं बैक्टीरियाज, बिकॉज ये फॉरेन है ना, तो इसको कहा जाता है नॉर्मली दिस इज एन इन्फेक्शन थ्रेड। सो यहाँ से गुजरते गुजरते आपके बैक्टीरियाज फाइनली जो रूट सेल्स हैं वहां तक पहुंचेंगे, और अल्टीमेटली जो रूट सेल्स की मेम्ब्रेन्स हैं वो इनको इनक्लोज करके पेरी बैक्टीरियोइड स्ट्रक्चर्स बना लेते हैं। ठीक है, सो ये जो इनिशियल स्ट्रक्चर आपके पास है दिस इज पेरी बैक्टीरियोइड, जो कि बाद में डिफ्रेंशिएट होके बना देता है बैक्टीरियोइड। सो बैक्टीरियोइड वो मेम्ब्रेन इनक्लोज्ड आप कह लें वेसिकल है जिसके अंदर बैक्टीरिया प्रेजेंट है। ठीक है, और ये कहाँ पे प्रेजेंट है? इन रूट नोड्यूल्स के अंदर। सो आप कह सकते हैं कि रूट सेल्स के अंदर जो इन्फेक्शन कॉजिंग बैक्टीरियाज हैं वो किस फॉर्म में प्रेजेंट है? इन द फॉर्म ऑफ अ मेम्ब्रेन इनक्लोज स्ट्रक्चर, जिसे हम कहते हैं बैक्टीरियोइड। ये सबको क्लियर है? यस मैम, क्लियर है। Yes, ma'am. So nodule formation is because of the specific genes. Yes, multiple genes in rhizobia are activated only after their interaction with the host cells. ये भी हमने देखा अभी कि फ्लेवोनॉइड्स के रिस्पॉन्स में आपकी मल्टीपल जीन्स जो है वो राइजोबिया की एक्टिव होती हैं।
जो बैक्टीरियल जीन्स हैं जो कि इनकोड करती हैं उन प्रोटीन्स को जो नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए रिक्वायर्ड है। इन अदर वर्ड्स कि बैक्टीरियल जीन्स जो कि उन एंजाइम्स को इनकोड करती हैं जिन्होंने नाइट्रोजन फिक्सेशन करानी है, जो कि आपके पास है नाइट्रोजन रिडक्टेज। ठीक है, ऑब्वियसली ये एक एंजाइम है जिसने नाइट्रोजन फिक्सेशन करानी है और ये कहाँ पे प्रेजेंट है? बैक्टीरियल जीनोम के अंदर प्रेजेंट है। सो इन कॉम्प्लेक्सेस को, इन एंजाइम्स को कोड करने वाली जीन्स को कहा जाता है निफ एंड फिक्स जीन्स। यानी निफ एंड फिक्स जीन्स की प्रोडक्ट एक्चुअली नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है। ये वो एंजाइम है जो कि रिक्वायर्ड है फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन। बट उसके अलावा कुछ और जीन्स भी हैं जो कि नोड्यूल फॉर्मेशन में अपना रोल प्ले करती हैं। जैसे अभी पीछे मैंने उन जीन्स को ए बी सी कहा था, वही जीन्स थी ना प्लाज्मिड के अंदर जो नोड्यूल फॉर्मेशन कर रही थी। ये एंजाइम्स नहीं बना रहे। सो बैक्टीरिया के अंदर, इस बैक्टीरियोइड सिस्टम के अंदर आपके पास कुछ जीन्स ऐसी हैं जो कि वो एंजाइम्स बनाएगी, निफ एंड फिक्स। ये उन एंजाइम्स को बनाएगी। फॉर एग्जांपल दिस इज द एंजाइम जिसने नाइट्रोजन फिक्सेशन करनी है। ठीक है, और उसके अलावा जो बाकी जीन्स आपको यहाँ पे नजर आ रही हैं, इन जीन्स का काम क्या है? नोड्यूल्स बनाना, जहां पे जाके ये बैक्टीरिया रहेंगे और इस एंजाइम की मदद से नाइट्रोजन फिक्सेशन करेंगे। ठीक है, सो आपके पास दो डिफरेंट सेट्स हैं। कुछ जीन्स ऐसी हैं जो कि डायरेक्ट उन प्रोटीन्स को बनाती हैं, उन एंजाइम्स को बनाती हैं जिन्होंने नाइट्रोजन फिक्सेशन करानी है, और कुछ प्रोटीन्स रूट नोड्यूल्स की फॉर्मेशन को कंट्रोल करती हैं, और इन जीन्स को नोड, नोल और नोई जीन्स कहा जाता है। NOD, NOL एंड NOE जीन्स। जिसमें से आपके पास जो नोड जीन है ना, जिसको पीछे मैंने D से रिप्रेजेंट किया था, जो पीछे आपके पास मैंने मल्टीपल जीन्स दिखाई थी, उसमें से जो नोड है उसको D से रिप्रेजेंट किया था। एक्चुअली दिस प्रोटीन इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड। ये एक हाउस कीपिंग जीन है, नोड जीन, जिसकी प्रोटीन प्रोडक्ट हमेशा सेल्स के अंदर प्रेजेंट होती है, और ये फ्लेवोनॉइड्स के साथ बाइंड करती है और एक्टिवेटर के तौर पे एक्ट करती है, और ट्रांसक्रिप्शन कराती है नोड की, नोल की और नोई की। यानी फर्दर मजीद डी जीन को भी बनाती है। इसके अलावा NOL, NOE जीन्स के एक्सप्रेशंस को भी क्या करती है? एनहेंस करती है, यानी अपना एक्सप्रेशन भी बढ़ाएगी, बिकॉज इटसेल्फ इट इज द पार्ट ऑफ नोड फैक्टर। नोड फैक्टर में तो सभी प्रोटीन्स आ रही थी। ठीक है, तो ये चीज याद रखनी है कि निफ एंड फिक्स एंजाइम्स को बनाने के लिए जरूरी है, और नोड्यूल फॉर्मेशन के लिए आपके पास दीज आर द जीन्स जो कि एक्चुअली इसको कंट्रोल करेंगी, जिसमें से नोड जीन इज एक्चुअली द की प्लेयर जो कि कंट्रोल करती है एक्सप्रेशन ऑफ अदर जीन्स, और फ्लेवोनॉइड्स इस नोड जीन की प्रोडक्ट को आगे टारगेट करते हैं। जी बच्चों, सो होस्ट में आप लोगों ने फ्लेवोनॉइड्स देखे जो कि कंट्रोल करते हैं नोड्यूल फॉर्मेशन को या नाइट्रोजन फिक्सेशन को। इनके अलावा देयर आर सम अदर प्रोटीन्स। एक तो होस्ट सेल्स, प्लांट के जो सेल्स हैं, वो फ्लेवोनॉइड्स को सिक्रीट करके इस प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं, एक्टिवेट करते हैं। बट फ्लेवोनॉइड्स के अलावा ये कुछ खास किस्म की प्रोटीन्स भी रिलीज कर सकते हैं जिनको हम नोड्यूलिन्स कहते हैं, जो कि नोड्यूल फॉर्मेशन को क्या करती हैं? स्टार्ट करती हैं, इस प्रोसेस को इनिशिएट करेंगी। सो ये दो चीजें आपने याद रखनी है कि होस्ट के पास टू वे मैकेनिज्म है जिसके थ्रू ये अपने आप को इन्फेक्ट करवा सकते हैं, जिसके थ्रू ये नोड्यूल फॉर्मेशन करा के तो यहाँ पे बैक्टीरिया को क्या करवा सकते हैं? रिजाइड करा सकते हैं। यहाँ तक बच्चों कोई क्वेश्चन? यहाँ तक सबको समझ आ गया? Yes, ma'am. अब हम ये देखते हैं कि ठीक है, बैक्टीरिया ने जाके नाइट्रोजन फिक्सेशन करनी है, उसके लिए वो प्लांट से कुछ प्रोडक्ट्स को यूज करता है, वहां से एनर्जी लेता है और प्लांट को इन रिटर्न नाइट्रोजन फिक्स करके प्रोवाइड कर देता है। बट फिक्सेशन के बाद नाइट्रोजन फ्री फॉर्म में बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर सर्कुलेट नहीं करती। हमेशा नाइट्रोजन की ट्रांसपोर्ट फॉर्म्स डिफरेंट है। सो
जैसे आप यहाँ पे इस डायग्राम में देख सकते हो कि ये एक बैक्टीरियोइड दिखाया गया है रूट सेल के अंदर। रूट सेल के अंदर नोड्यूल फॉर्मेशन होगी और वहां पे बैक्टीरिया एक मेम्ब्रेन इनक्लोज्ड वेसिकल की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम बैक्टीरियोइड कहते हैं। सो दिस इज अ बैक्टीरियोइड जिसमें वो सारी मशीनरी प्रेजेंट होगी जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकती है। सो एक्चुअली नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए जो एंजाइम है ना, जैसे अभी पीछे मैंने कहा है कि हैबर प्रोसेस में बहुत ज्यादा टेम्परेचर दिया जाता है, प्रेशर दिया जाता है, तब जाके आपकी नाइट्रोजन अमोनिया में कन्वर्ट होती है। सो डेफिनेटली इस एंजाइम को भी एनर्जी चाहिए होगी। जो नाइट्रोजन रिडक्टेस है वो भी एक्टिवली या एनर्जी को यूज करते हुए, एटीपीज को यूज करते हुए, तो तब नाइट्रोजन को फिक्स करेगा। सो वो एनर्जी ये प्लांट से लेते हैं। सो प्लांट जो अपनी ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करती है इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज। सुक्रोज हर सेल तक जाके एनर्जी प्रोवाइड करता है, ग्लूकोज प्रोवाइड करता है, मेसोफिल सेल से रूट सेल्स तक भी आएगा। सो रूट सेल्स में आने के बाद ये सुक्रोज जब मेटाबोलाइज होगा, नो कि उसके अंदर दो चीजें हैं, एक ग्लूकोज और एक फ्रुक्टोज। ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज दोनों समहाउ ग्लाइकोलिटिक पाथवे में एंटर हो सकते हैं, उसके बाद टीसीए साइकिल में जा सकते हैं और अल्टीमेटली मैलेट बना सकते हैं। ठीक है। सो ये जो मैलेट है, बच्चों एक मिनट वेट कीजिए। जी, तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज ग्लाइकोलाइटिक पाथवे में एंटर हो सकते हैं, वहां से टीसीए साइकिल में जा सकते हैं, मैलेट प्रोड्यूस कर सकते हैं, और इस मैलेट को फर्दर जो है वो बैक्टीरियोइड अपने जो मशीनरीज है उसके थ्रू एटीपीज इससे प्रोड्यूस कर सकते हैं, यानी इसको फर्दर ये यूटिलाइज कर सकते हैं। सो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एनर्जी इन बैक्टीरियोइड्स ने एक्सट्रैक्ट करनी है इस प्रोडक्ट से और उसको यूज करना है फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को यूज करेंगे, उसे फिक्स करेंगे, उसे अमोनियम आयंस में कन्वर्ट करेंगे, और बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर यानी इस रूट से जब इस नाइट्रोजन में बाकी सेल्स तक जाना है तो वो इस फॉर्म में नहीं जा रही है, अमोनिया की फॉर्म में या अमोनियम आयंस की फॉर्म में नहीं जा रही, वो आपको कुछ अमाइनो एसिड्स की फॉर्म में नजर आ रही है। ठीक है, एस्पाराजीन एंड ग्लूटामिन। सो ये चीज याद रखनी है कि प्लांट्स के अंदर या इवन जो एनिमल सिस्टम्स है उनके अंदर भी आपने बायोएनर्जेटिक्स में ये चीज देखी होगी कि जो ट्रांसपोर्ट फॉर्म है वो डिफरेंट है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट फॉर्म कभी भी अमोनिया डायरेक्टली मूव नहीं करता बल्कि कुछ कैरियर्स की फॉर्म में मूव करता है। सो अमाइनो एसिड्स आर द कैरियर्स ऑफ दीज नाइट्रेट आयंस, सॉरी अमोनियम आयंस। और ये कौन कौन से अमाइनो एसिड है? ग्लूटामिन एंड एस्पाराजिन इन द केस ऑफ प्लांट्स। सो ग्लूटामिन एंड एस्पाराजिन के स्ट्रक्चर्स अगर आप लोग देख लें जस्ट फॉर रिवीजन, वैसे तो आप लोग बायोकेमिस्ट्स हैं तो डेफिनेटली आप लोगों से बेहतर ये स्ट्रक्चर्स किसी को पता नहीं होंगे। सो एस्पार्टेट एंड एस्पाराजिन इन दोनों को अगर आप कंपेयर करें, सो एस्पाराजिन इज एक्चुअली अमाइडेटेड फॉर्म ऑफ दिस एस्पार्टेट, यानी एक्चुअली ये एस्पार्टेट से ही ड्राइव हुआ है, लेकिन इसमें आपको एक अमाइड बॉन्ड नजर आ रहा है। अमाइड बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड होता है जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड और अमाइनो ग्रुप के दरमियान होता है। जैसे हम अमाइनो एसिड्स में देखते हैं कि एक अमाइनो एसिड का कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप दूसरे अमाइनो एसिड के अमाइनो ग्रुप के साथ जब कंडेंसेशन करता है, यहाँ से OH ग्रुप सपोज रिलीज हो गया, यहाँ से हाइड्रोजन रिलीज हो गया, तो इस कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान बनने वाला जो बॉन्ड है, कार्बन इज लिंक्ड विद ऑक्सीजन, बाकी ग्रुप यहाँ से रिमूव हो गया, और नाइट्रोजन के पास अगर दो हाइड्रोजन थे तो नाउ इट हैज वन हाइड्रोजन। सो दिस कार्बन एंड नाइट्रोजन कैन मेक अ बॉन्ड जिसे कहा जाता है अमाइड बॉन्ड। सो यहाँ पे भी आपके पास स्पार्टेट के केस में कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप था, एंड व्हेन दिस कार्बन विल मेक अ बॉन्ड विद अमाइनो ग्रुप, तो उस केस में आपके पास ये एक्चुअली एक अमाइड बॉन्ड है एंड अमाइडेटेड फॉर्म है इस अमाइनो एसिड एस्पार्टेट, जिसको हम क्या कहते हैं?
asparagine. So it means कि जो अमाइनो ग्रुप आपके पास यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, this amino group can make an amide bond with aspartate. aspartate यहाँ पे डोनर होगा, ठीक है, उसके साथ ये अमाइनो ग्रुप अटैच होगा, उसे कन्वर्ट कर देगा एस्पाराजीन में। एस्पाराजीन जो है वो सेल्स तक जाएगी जिनको नाइट्रोजन की जरूरत है, वहां पे जाके उस अमाइनो ग्रुप को वापस रिलीज करेगी, एस्पार्टेट प्रोड्यूस कर देगी और अमाइनो ग्रुप सेल्स यूज कर लेंगे। सो ये एक शटल सिस्टम है जिसमें आपके जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज हैं वो ग्लूटामेट या एस्पार्टेट को एज डोनर यूज करके उनमें अमाइनो ग्रुप ऐड करवाते हैं, उनको कन्वर्ट करते हैं एस्पाराजीन या ग्लूटामीन में। एस्पाराजीन और ग्लूटामीन यहाँ से मूव करते हैं ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ प्लांट्स के थ्रू, बाकी सेल्स तक जाते हैं और बाकी सेल्स में जाने के बाद अपने अपने अमाइनो ग्रुप्स को रिलीज करके अपनी जो ओरिजिनल फॉर्म्स हैं ग्लूटामेट एंड एस्पार्टेट उनमें कन्वर्ट हो जाते हैं। सो दिस इज हाउ कि फिक्स नाइट्रोजन जो कि एक खास सेल के अंदर हो रही है, खास लोकेशन के अंदर हो रही है, वो पूरे प्लांट के सेल्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो सकती है विद द हेल्प ऑफ दीज अमाइनो एसिड्स एस्पाराजीन एंड ग्लूटामीन। ठीक है, ये एक आपके पास स्ट्रेटेजी है जिसके थ्रू ये ट्रांसपोर्ट हो सकती है। इसमें कोई कंफ्यूजन? मैम ग्लूटामिन वाला बता दें स्टेप दोबारा, एस्पारागिन वाला समझ आ गया। ग्लूटामेट भी बिल्कुल आपके पास ग्लूटामेट अमाइनो एसिड से ड्राइव हुआ है, इसमें भी आपके पास साइड चेन में एक एडिशनल कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है। डेफिनेटली जब यहाँ पे अमाइनो ग्रुप आके अमाइड बॉन्ड बनाएगा, सो दिस अमाइडेटेड फॉर्म ऑफ ग्लूटामेट इज ग्लूटामीन। ठीक है, सो एस्पाराजीन और ग्लूटामीन दोनों अमाइडेटेड फॉर्म है एस्पार्टेट और ग्लूटामेट की। मैम यहाँ पे जो फिगर में शो किया गया इसमें तो ये कि अमोनिया पहले ग्लूटामाइन में कन्वर्ट हो रहा है फिर एस्पाराजिन में, नहीं नहीं, मतलब इसमें मत जाए, ये आपके पास सिंपली टू फॉर्म्स है, जैसे मैं बता रही हूँ आप सिर्फ उसको कंसीडर करोगे। यानी ओके। इसके पास दो दो रूट्स हैं, या तो ग्लूटामीन की फॉर्म में जा सकते हैं या एस्पाराजिन की फॉर्म में जा सकते हैं, बट ये दोनों डिफरेंट है, दो पॉसिबिलिटीज है। ठीक है, यस मैम। ओके। सो एक तो ऑप्शन आपके पास ये हो गई जिसमें अमाइनो एसिड्स की फॉर्म में इस फिक्स्ड नाइट्रोजन को ट्रांसपोर्ट किया जाता है सेल्स तक, एंड द सेकंड ऑप्शन इज इन द फॉर्म ऑफ द यूरियाइड्स। नाउ यूरियाइड्स क्या है? यूरियाइड्स आर एक्चुअली यूरिक एसिड से ड्राइव होने वाली इसकी जो डिग्रेडेशन प्रोडक्ट्स हैं उनको कलेक्टिवली यूरियाइड्स कहा जाता है, जिसमें आपके पास दो एग्जांपल्स यहाँ पे दिखाई जा रही हैं। दिस इज एलेंटोइन एंड एलेंटोएट या एलेंटोइक एसिड। ये पूरा पार्ट है, यहाँ पे बताने का मकसद सिर्फ ये था कि आपके पास यूरिक एसिड जो है इसकी जब डिग्रेडेशन तब ये प्रोडक्ट्स बनती हैं और इन मैम प्रोडक्ट्स को हम कहते हैं यूरियाइड्स। जी मैम आपकी आवाज थोड़ी कम हो गई थी। जी, अब ठीक है। यस मैम। मैंने यहाँ पे कहा है कि आपके पास एक जो फॉर्म है अमाइनो ग्रुप को ट्रांसफर करने वाली, वो डायरेक्टली अमाइनो एसिड्स की फॉर्म में, जिसमें हमने दो एग्जांपल्स पढ़ी हैं ग्लूटामीन एंड एस्पाराजीन, जो कि ग्लूटामेट और एस्पार्टेट से आए हैं जब उनकी अमाइडेशन होती है। एंड द सेकंड फॉर्म इज इन द फॉर्म ऑफ यूरियाइड्स, जो कि एक्चुअली डिग्रेडेशन प्रोडक्ट्स हैं यूरिक एसिड्स की, जब उनकी एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन होती है, ऑक्सीडेशन होती है, स्ट्रक्चर्स ब्रेक होते हैं, क्लीवेज होती है, तो उस प्रोसेस के दौरान जो डिग्रेडेशन प्रोडक्ट्स आती हैं उनको कलेक्टिवली कहा जाता है यूरियाइड्स। सो यूरियाइड्स में यहाँ पे दो एग्जांपल्स दिखाई जा रही हैं। यूरिक एसिड जो कि किसी भी सोर्स से आ सकता है, ज़ैंथीन से, हाइपोज़ैंथीन से, या आपकी जो राइबोस है या इनोसिन जो है यहाँ से आ सकता है। इनोसिन में आपके पास जब नॉर्मली एक अनकॉमन बेस आप इसे कह सकते हो, जो कि नॉर्मली ड्राइव होती है न्यूक्लिक एसिड से या नाइट्रोजनस बेसिस से, एडेनिन या गुआनिन डबल रिंग जो बेसिस है वहां से आने वाली आपके पास एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट इज इनोसिन।
सो इसके कंप्लीट मेटाबॉलिज्म के अंदर मैं नहीं जा रही, सिंपली सिर्फ आप लोगों को ये बताना चाह रही हूँ कि जो एडेनिन और गुआनिन या आपकी डबल रिंग नाइट्रोजनस बेसिस हैं, उनका जो डिग्रेडेशन पाथवे है, उस डिग्रेडेशन पाथवे के अंदर आपके पास एक स्टेप ऐसा आता है जिसमें एंजाइम xanthine ऑक्सीडेज उसे कन्वर्ट करता है यूरिक एसिड। ठीक है, सो ये यूरिक एसिड फर्दर इस रूट के थ्रू एलेंटोइन या एलेंटोइक एसिड में कन्वर्ट हो सकता है और ये दो भी नाइट्रोजन को ट्रांसपोर्ट कर सकती हैं प्लांट्स के अंदर। यानी ये दो ऐसी फॉर्म्स हैं जो कि एडिशनल, आप यहाँ पे मल्टीपल नाइट्रोजन देख सकते हैं ना। सो समटाइम्स यहाँ पे जो नाइट्रोजन इंट्रोड्यूस कराया जाता है वो वाला नाइट्रोजन होता है या वो वाला अमोनिया होता है जो कि प्लांट ने रिसेंटली फिक्स किया है। सो इन दैट केस दे विल एक्ट एज द ट्रांसपोर्टर ऑफ अमोनियम आयन जो कि बैक्टीरियोइड फिक्स करके उसे प्रोवाइड कर रहा है फॉर द टाइम बीइंग, जब तक वो किसी दूसरे सेल तक नहीं जाता। सो दूसरी जो ट्रांसपोर्ट फॉर्म है सेकंड, वो आपके पास यूरियाइड्स। हमने ये देख लिया कि प्लांट्स के अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं होती, उसके लिए वो बैक्टीरियाज पे डिपेंडेंट होते हैं। फिर हमने ये देखा कि बैक्टीरियाज प्लांट्स के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाते हैं, बट एक्चुअली उस रिलेशनशिप को बनाने के लिए बैक्टीरियाज को फोर्स किया जाता है प्लांट्स की तरफ से। प्लांट्स कुछ खास किस्म के सिग्नल्स रिलीज करते हैं जिनके रिस्पॉन्स में बैक्टीरियाज कुछ ऐसी प्रोटीन्स बनाती हैं जो कि न्यूट्यूल फॉर्मेशंस करती हैं, एंड देन आपके जो है वो प्लांट के रूट्स के अंदर वो बैक्टीरिया से रिसाइड करके नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। फिर हमने ये देखा कि जो नाइट्रोजन फिक्सेशन यहाँ पे होती है, वो नाइट्रोजन फिक्सेशन एक्चुअली जो प्लांट्स के अंदर होनी है, वो नाइट्रोजन फिक्स होने के बाद कुछ खास मॉलिक्यूल्स की मदद से बाकी सेल्स तक जाती है, जैसे स्पाराजीन एंड ग्लूटामिन एंड यूरियाइड्स। दीज आर द फॉर्म्स जिनकी मदद से आपकी जो फिक्स नाइट्रोजन है, जो अमोनियम आयंस हैं, वो ट्रांसपोर्ट होंगे बाकी सेल्स तक। और अब हम देखने जा रहे हैं कि ये काम कौन सा एंजाइम करता है। जो की प्लेयर है, की एंजाइम है, जो कि हर किसी के पास नहीं होता, कुछ खास किस्म के ऑर्गेनिजम्स के अंदर अल्लाह ताला ने ये एंजाइम रखा है जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। अब हम उस एंजाइम को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं कि एक्चुअली ये एंजाइम वो काम कैसे करता है जो कि इंडस्ट्री में करवाने के लिए हमें बहुत हाई टेम्परेचर, प्रेशर और बड़ी हार्श किस्म की कंडीशंस प्रोवाइड करनी पड़ती हैं। ठीक है, सो लेट्स एग्जामिन द स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रोजनेज कॉम्प्लेक्स, जिसने नाइट्रोजन फिक्सेशन करनी है कि ये किस तरह से, इसमें कौन कौन से कोफैक्टर्स हैं, कौन कौन से इसमें प्रोस्थेटिक ग्रुप्स हैं जो कि अल्टीमेटली नाइट्रोजन को कन्वर्ट करते हैं अमोनिया के अंदर। सो बच्चों अटेंटिव रहिएगा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और समटाइम्स बच्चों को इसमें कंफ्यूजन भी होती है। एक दफ़ा अगर ध्यान से देख लेंगे तो आप लोगों के लिए ये ईजी रहेगा। सो नाइट्रोजनेस कॉम्प्लेक्स में आपके पास जो मेन रिएक्शन सेंटर आपको नजर आ रहा है, रिएक्शन सेंटर दो फर्दर ग्रुप्स के अंदर, या आप ये कह लें कि ये एक डाइमेरिक एंजाइम है जिसकी फर्दर दो डोमेन्स हैं, दो पार्ट्स हैं, ये दो तरह की एक्टिविटीज शो करते हैं। एक कंपोनेंट इसका डाइनाइट्रोजिनेज रिडक्टेज है और सेकंड कंपोनेंट इज सिंपली डाइनाइट्रोजिनेज है। ठीक है, सो नाइट्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स एंजाइम nitrogenase complex enzyme is a combination of two active sites, जिसमें एक आपके पास है डाइनाइट्रोजिनेज reductase and second one is dinitrogenase। अब दोनों डोमेन्स के अंदर कुछ खास किस्म के रिएक्शन सेंटर्स, कुछ खास किस्म के यहाँ पे प्रोस्थेटिक ग्रुप्स हैं जो कि आप लोगों को पता होने चाहिए। So, सबसे पहले मैं डाइनाइट्रोजिनेज रिडक्टेज की बात कर रही हूँ। ठीक है, इस डाइनाइट्रोजिनेज रिडक्टेज के अंदर आपको आयरन सल्फर सेंटर्स नजर आ रहे हैं। ठीक है, जो कि यहाँ पे
इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगे इसके उस फंक्शन के अंदर जो कि नॉर्मली हम लोग ऑब्जर्व करेंगे, यानी ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस होते हुए ये अल्टीमेटली क्या करते हैं, अपनी फॉर्म्स को चेंज करते हैं। यहाँ पे आपको आयरन सल्फर सेंटर्स नजर आ रहे हैं जो कि दो डिफरेंट कन्फर्मेशंस के अंदर है, दो डिफरेंट शेप्स के अंदर है। सो मैं अभी सिर्फ यहाँ पे आयरन सल्फर सेंटर्स लिख रही हूँ, और ये आयरन सल्फर सेंटर्स आप लोगों को पता है कि इनकी मल्टीपल वेराइटीज होती हैं। सिंगल आयरन सल्फर सेंटर्स भी हो सकते हैं, इससे क्या हो गया, सिंगल आयरन सल्फर सेंटर्स भी हो सकते हैं, टू आयरन टू सल्फर सेंटर हो सकता है, फोर आयरन फोर सल्फर सेंटर हो सकता है। इसी तरह से आपके पास रिस्की आयरन सल्फर सेंटर भी हो सकता है। ठीक है, सो आयरन सल्फर सेंटर्स की मल्टीपल वेराइटीज हैं जो कि एग्जिस्ट कर सकती हैं इस केस में। सो डाइनाइट्रोजिनेज रिडक्टेज के अंदर जो आयरन सल्फर सेंटर है वो फोर आयरन फोर सल्फर सेंटर कैटेगरी से बिलोंग करता है। तो क्या कर सकते हैं? So this is 4 iron 4 sulfur रिएक्शन सेंटर इसके अंदर प्रेजेंट होगा। इस 4 आयरन 4 सल्फर रिएक्शन सेंटर की कंफर्मेशन आप पहले देख रहे हैं, और इसका रिडक्शन पोटेंशियल 0.25 था। रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है आपके पास जी, 7th सेमेस्टर, रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है? मैम किसी दूसरी स्पीशी को रिड्यूस करने का जो उसका पोटेंशियल होता है, किसी दूसरी पोटेंशियल होता है, स्पीशी। या इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की उसके पास कितनी एबिलिटी है, कितनी एफिनिटी है इलेक्ट्रॉन्स के लिए, उसको हम कैलकुलेट करते हैं इन टर्म्स ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल्स। और इससे ये पता चलता है कि कोई अगर आपके पास 2 या 3 स्पीशीज हैं तो इसमें से कौन सी एज अ डोनर एक्ट कर सकती है, कौन एज एन एक्सेप्टर एक्ट कर सकती है। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, इट मीन्स कि वो बड़े आराम से इलेक्ट्रॉन्स को ग्रैब कर सकती है उस मॉलिक्यूल से जिसका रिडक्शन पोटेंशियल लो है। सो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन में कौन इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, कौन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, इट इज एक्चुअली द मेजर ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ दीज टू स्पीशीज। ठीक है, सो ये अपने जहनों में रखिएगा ये बात। सो इसका रिडक्शन पोटेंशियल आपके पास कितना है, 0.25 माइनस 0.25 0.25। नेक्स्ट आपके पास जो डाइनाइट्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स है, इसमें जो रिएक्शन सेंटर आपको नजर आ रहे हैं वो दो तरह के हैं। इसमें एक पी क्लस्टर है और 4 आयरन 4 सल्फर सेंटर्स हैं। पी क्लस्टर क्या है ये भी मैं अभी बताती हूँ, लेकिन इसमें आपके पास एक जो रिएक्शन सेंटर है उस रिएक्शन सेंटर में आपके पास पी क्लस्टर एंड 4 आयरन 4 सल्फर रिएक्शन सेंटर्स हैं। एक तो ये हो गया, और सेकंड आपके पास इसके बिल्कुल एडजेसेंट रिएक्शन सेंटर है जिसमें आयरन मोलिब्डेनम कोफैक्टर प्रेजेंट है। ठीक है, और इसको अगर आप थोड़ा सा एक्सप्लोर करें तो इसमें आयरन का एक मॉलिक्यूल, ठीक है, आपके मोलिब्डेनम के साथ और सल्फर के साथ एसोसिएटेड है। ठीक है, सो आपका जो सेंट्रल आयरन है और मोलिब्डेनम कोफैक्टर, उसकी कंपोजिशन इस तरह से आपको नजर आएगी जो कि यहाँ पे दिखाई गई है कि इन दिस केस वी हैव मोलिब्डेनम with 7 iron with 9 sulfur atoms. This is molybdenum and iron cofactor. So इसमें दो तरह के आपको रिएक्शन सेंटर्स नजर आ रहे हैं। फर्स्ट वन इज पी क्लस्टर with 2 iron sulfur centers and second one is iron molybdenum center with single molybdenum, 7 iron and 9 sulfurs. ये पॉइंट समझ में आ गया इन दोनों डोमेन्स के बारे में जो बता रही हूँ। जी बच्चों, जाग Yes, जाए। ma'am.
मैम Yes. रिपीट करते हैं। नाइट्रोजनेस कॉम्प्लेक्स जो आपको यहाँ पे दिखाया गया है कंप्लीट कॉम्प्लेक्स, इसकी फर्दर 2 डोमेन्स हैं, जिसमें से एक डाइनाइट्रोजनेस रिडक्टेज है जिसके अंदर आयरन सल्फर सेंटर है, 4 आयरन सल्फर सेंटर्स ये दिखाया है मैंने। और डाइनाइट्रोजनेस के अंदर आपके पास 2 रिएक्शन सेंटर्स हैं, एक पी क्लस्टर विद 4 आयरन 4 सल्फर सेंटर्स और एक आयरन मोलिब्डेनम कोफैक्टर। अब यहाँ से प्रोसेस स्टार्ट होने लगा, ये आपके पास नाइट्रोजनेस कॉम्प्लेक्स का कंप्लीट स्ट्रक्चर है। अब प्रोसेस स्टार्ट किस तरह से होता है ना, समझ आ गई बच्चे? यस मैम। ओके, प्रोसेस स्टार्ट किस तरह से होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इस प्रोसेस को स्टार्ट कराने के लिए ये जो 4 आयरन 4 सल्फर रिएक्शन सेंटर है, इसको इसकी ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म से करना होता है रिड्यूस। यानी इनिशियली जो आपके पास ये यहाँ पे पड़ा हुआ है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, ये ऑक्सीडाइज्ड है। इस डायग्राम के अंदर आप यहाँ पे इसको देख सकते हो। सबसे पहले आपको इसे क्या करवाना है, रिड्यूस कराना है, और रिडक्शन के लिए डेफिनेटली आपको इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। इलेक्ट्रॉन्स कौन प्रोवाइड करेगा, फेरिडॉक्सिन, बट फेरिडॉक्सिन को रिड्यूस करने वाला है NADH। सो वी कैन से कि प्रोसेस स्टार्ट होता है कहाँ से, NADH से, जो कि इटसेल्फ ऑक्सीडाइज होगा। और ऑक्सीडेशन के दौरान, अब यहाँ पे हाफ इसलिए कहा जा रहा है कि एक NADH के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो ट्रांसफर हो रहा है वो 1 इलेक्ट्रॉन का हो रहा है, बिकॉज फेरिडॉक्सिन कैन एक्सेप्ट ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। सो हाफ ऑफ NADH which means कि only 1 electron transfer होगा। half of NADH will oxidize, NAD plus produce करेगा। इस प्रोसेस के दौरान फेरिडॉक्सिन जो कि प्रीवियसली ऑक्सीडाइज था, वो फेरिडॉक्सिन हो जाएगा रिड्यूस। और फिर आपके पास ये जो फेरिडॉक्सिन है रिड्यूस्ड, ये क्या करेगा, रिड्यूस फेरिडॉक्सिन अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देगा 4 आयरन 4 सल्फर सेंटर को, और उसे रिड्यूस करके कन्वर्ट कर देगा 4 आयरन 4 सल्फर रिड्यूस्ड सेंटर्स में। ठीक है, पहले ये ऑक्सीडाइज था, अब ये रिड्यूस हो गया। यहां तक बच्चों कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नो मैम। ओके, अब जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है ना, इसका रिडक्शन पोटेंशियल इसे अलाउ करता है। यानी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के बाद, रिड्यूस होने के बाद, नाउ दिस आयरन सल्फर सेंटर कैन एक्सेप्ट ATPs। पहले ये ATPs एक्सेप्ट नहीं करता था जब ऑक्सीडाइज फॉर्म में था, बट जैसे इसने फेरिडॉक्सिन से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए तो इसने क्या किया, ATPs के लिए एफिनिटी शो की। 2 molecules of ATPs will come and they will bind with this complex, और ATP की बाइंडिंग के बाद आप इसके अंदर कन्फर्मेशनल चेंजेस देख रहे हैं। पहले इसकी शेप कुछ और थी, और अब इसकी कन्फर्मेशन पूरी तरह से क्या हो चुकी है, चेंज हो चुकी है। ठीक है, सो ATP बाइंडिंग के बाद इसकी कन्फर्मेशन इसे अलाउ करती है कि जो इलेक्ट्रॉन इसने पकड़ा था ना, वो इलेक्ट्रॉन ये दे दे, निकाल दे। इसको दोबारा सुनिएगा कि पहले NADH ने फेरिडॉक्सिन के थ्रू इस आयरन सल्फर सेंटर को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड किया, इसने इलेक्ट्रॉन पिक कर लिया। अब वो इलेक्ट्रॉन हमने आगे डाइनाइट्रोजनेस कॉम्प्लेक्स को डोनेट करना है। उसके लिए क्या होता है कि ये रिड्यूस फॉर्म में कॉम्प्लेक्स ATP के लिए एफिनिटी शो करता है, ATP आगे इसके साथ बाइंड करता है, इसकी कन्फर्मेशन चेंज करता है, एंड दिस कन्फर्मेशन कैन नॉट होल्ड इलेक्ट्रॉन। दिस कन्फर्मेशन इलेक्ट्रॉन को होल्ड नहीं कर सकती, उसे रिलीज करती है, ऑक्सीडाइज होने की कोशिश करती है। सो इमीडिएटली वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन आगे वाले कॉम्प्लेक्स डाइनाइट्रोजनेस के पास जाएगा, और उसके बाद जो है ये 2 ATPs यहाँ से निकल के 2 ADP यानी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में कन्वर्ट होके 4 आयरन सल्फर सेंटर को उसकी पुरानी कन्फर्मेशन में वापस ले जाएंगे। यानी इस कॉम्प्लेक्स का काम यहाँ तक खत्म हो गया। अब अगले कॉम्प्लेक्स ने क्या करना है, पहले एक इलेक्ट्रॉन लेना है, दूसरा इलेक्ट्रॉन लेना है, तीसरा इलेक्ट्रॉन लेना है, 8 इलेक्ट्रॉन्स मिलने तक ये वेट करता है। बिकॉज नाइट्रोजन के जो 2 बॉन्ड्स हैं, नाइट्रोजन को जब आपने कन्वर्ट करना है अमोनिया के अंदर, तो इट मीन्स कि एक अमोनिया को आप
रिड्यूस करने के लिए आपको 3 कंप्लीट हाइड्रोजन एटम्स चाहिए होते हैं। सो यहाँ पे अगर 2 नाइट्रोजन के एटम्स को रिड्यूस करना है तो उसके लिए आपको 6 हाइड्रोजन एटम्स चाहिए होंगे। ठीक है, 6 हाइड्रोजन एटम्स आपको कंप्लीटली रिक्वायर्ड होंगे। सो इस केस में आपके पास जो है वो प्रोसेस इस तरह से चलता है कि टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ तक पहुंचेंगे, जिसमें से 6 इलेक्ट्रॉन्स एंड 6 प्रोटॉन्स अमोनिया के स्ट्रक्चर के अंदर चले जाएंगे और पीछे बचने वाले 2 इलेक्ट्रॉन्स और 2 प्रोटॉन्स हाइड्रोजन गैस को रिलीज करेंगे। सो नाइट्रोजनेस कॉम्प्लेक्स सिर्फ अमोनिया ही नहीं बनाता, उसके साथ हाइड्रोजन गैस भी प्रोड्यूस करता है। अब यहाँ पे एक और चीज देखिएगा कि एक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करने के लिए आपके 2 एटीपीज यूज हुए हैं यहाँ पे। सो जब आपने 8 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने हैं तो इसका मतलब है 2 into 8 16 एटीपीज कंज्यूम होंगे इन ऑर्डर टू ट्रांसफर 8 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम डाइनाइट्रोजिनेस रिडक्टेज टू डाइनाइट्रोजिनेस। सिमिलरली एक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करने के लिए आपका हाफ NaDH यूज होगा। सो 8 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शंस के लिए आपके कितने NaDH यूज होंगे? 4 NaDH। ठीक है, और एट द एंड ऑफ रिएक्शन आपके पास 2 अमोनिया और एक जो ऑक्सीजन है गैस वो इवॉल्व होगी। सो यहाँ तक आप लोगों का जो नाइट्रोजनेस कॉम्प्लेक्स है वो अपनी नाइट्रोजन फिक्सेशन की जो टास्क है उसको कंप्लीट करता है। ये आयरन मोलिब्डेनम कोफैक्टर दिखाया गया है। इसके स्ट्रक्चर को करने की जरूरत नहीं, सिंपली आप यहाँ से देख सकते हैं कि हाउ अ सिंगल एटम ऑफ मोलिब्डेनम 7 एटम्स ऑफ आयरन और 9 एटम्स ऑफ सल्फर के साथ कैसे एसोसिएट होता है। ठीक है, और ये जो कोफैक्टर है यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये आपकी प्रोटीन के साथ अटैच है। दिस इज द पार्ट ऑफ योर प्रोटीन जिसके साथ ये कोफैक्टर आपको नजर आ रहा है। ठीक है, so this is molybdenum and iron cofactor which is required for the activity of nitrogenase, not for dinitrogenase. एक और पॉइंट जो आपने यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे एटीपीज डाइनाइट्रोजिनेज रिडक्टेज ने यूज किए हैं। रिडक्शन डाइनाइट्रोजिनेज कर रहा है, लेकिन उस रिडक्शन को करवाने के लिए जो इलेक्ट्रॉन्स चाहिए वो डाइनाइट्रोजिनेज रिडक्टेज प्रोवाइड कर रहा है। So we can write a balanced chemical equation. अमोनिया की प्रोडक्शन के लिए हम कह सकते हैं कि आपके 8 प्रोटॉन्स along with 8 इलेक्ट्रॉन्स। ऑब्वियसली अगर यहाँ पे रिडक्शन हो रही है, रिडक्शन का मतलब है इलेक्ट्रॉन्स तो यहाँ से आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स तो आपके NaDH प्रोवाइड कर रहे हैं, बट उसके साथ मीडियम से प्रोटॉन्स भी आएंगे बिकॉज हमें खाली इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, हमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों चाहिए, जो कि हाइड्रोजन एटम की फॉर्म में यहाँ पे क्या होंगे? ऐड होंगे। ठीक है, सो इस केस में आपके पास जो है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ये दोनों यूज होंगे तो हाइड्रोजन एटम्स बनेंगे। सो 8 इलेक्ट्रॉन्स along with 8 protons, they will combine and they will produce hydrogen atoms, जो कि हाइड्रोजन एटम्स अल्टीमेटली क्या चीज प्रोड्यूस करेंगे? अमोनिया रिड्यूस्ड फॉर्म में। सो प्रोटॉन्स मीडियम प्रोवाइड कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स डाइनाइट्रोजनेज रिडक्टेज से आ रहे हैं और प्रोटॉन्स मीडियम प्रोवाइड कर रहे हैं। सो बैलेंस केमिकल इक्वेशन में वी कैन राइट कि 8 प्रोटॉन्स along with 8 इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन को रिड्यूस करते हैं, अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं और हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। ये एक स्टेप, ये आपका डाइनाइट्रोजनेज के ऊपर हो रहा है। बट डाइनाइट्रोजनेज के साथ साथ आपके पास यहाँ पे डाइनाइट्रोजनेज रिडक्टेज भी तो था, और इस डाइनाइट्रोजनेज रिडक्टेज पे आपने नोटिस किया कि 8 इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करने के लिए 4 NaDH, बिकॉज NaDH अकेले नहीं होते along with 4 प्रोटॉन्स। ठीक है, और 16 ATPs भी यूज हुए हैं। फेरिडॉक्सिन इंटरमीडिएट था इसलिए इसको यूज यहाँ पे नहीं लिखा गया। सो अल्टीमेटली आप कह सकते हो कि कंप्लीट बैलेंस्ड इक्वेशन के अंदर आपके पास नाइट्रोजन 4 NaDH 4 प्रोटॉन 16 ATPs मिलके 2 अमोनिया बनाते हैं, हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं, 4 NaD प्लस 16 ATP एंड 16 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट प्रोड्यूस करेंगे।
ठीक है, यहाँ तक आप लोगों की नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है वो कंप्लीट हो।